बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब हो, मशरिक़ वुस्ता हो, अरब ममालिक हों, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि सऊदी अरब क्या इसराइल को तस्लीम करने वाला है, और अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने वाला है तो कब तक। अब पहली दफ़ा इसका जवाब मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी वजह है सऊदी अरब की इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत का एक बहुत ही अहम इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी सरकारी टीवी अल अरबिया को। अब इस हवाले से हम बात करेंगे क्या कुछ उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे। इंटरव्यू दिया है जनाब सुल्तान बिन बंदर ने, शहज़ादा सुल्तान बिन बंदर। ये 22 साल तक सऊदी अरब के सफ़ीर रहे हैं अमेरिका में। ये सऊदी अरब की इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत समझे जाते हैं, सऊदी अरब की इस्टेब्लिशमेंट का सुतून समझे जाते हैं। और इनका ये इंटरव्यू किसी भी तरह से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं उनकी इजाज़त के बग़ैर और शाह सलमान की इजाज़त के बग़ैर हो ही नहीं सकता। और इतना तवील, यानी 3 हिस्सों का इंटरव्यू है जो नशर किया गया। इसमें सुल्तान बिन बंदर ने, शहज़ादा सुल्तान बिन बंदर ने शदीद अल्फाज में तनकीद की है फ़लस्तीन पर, कि जिस तरह से उन्होंने निशाना बनाया उन ममालिक को जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, शदीद अल्फाज में तनकीद की फ़लस्तीन पर। फ़लस्तीन की तरफ से ये कहा गया कि ये ऐसे ही है जैसे पीठ में छुरा घोंपा जाए, कि जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। अब इस हवाले से सऊदी अरब ने इन मुआहदों का खैर मकदम किया। पहले तो खामोशी इख्तियार की, फिर खैर मकदम भी किया, लेकिन ये सऊदी अरब कहता रहा है कि जी हम नहीं तस्लीम कर सकते इसराइल को, उस तरह से हम नहीं तस्लीम कर सकते। ये अलग बात कि एयर स्पेस अपनी सऊदी अरब ने दे दी है इसराइल को। अच्छा, अब इन्होंने कहा क्या है, ये बड़ा अहम है। शहज़ादा सुल्तान बिन बंदर ये इतनी अहम शख्सियत हैं और अमेरिका में इतने अहम शख्स हैं कि इनको जॉर्ज बुश के कुर्बत की वजह से, जॉर्ज बुश के इतने करीब थे, अमेरिकी सदर के इतने करीब थे कि इनको बंदर बिन बुश भी कहा जाता था, यानी बुश का बेटा। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने करीब थे अमेरिका के, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के। तो अब इनका इस माहौल में इंटरव्यू आना, हाल ही में नशर होना, उसमें कहते हैं कि जी फ़लस्तीनी समझते हैं कि सऊदी अरब हर हाल में उनकी हिमायत करेगा। ये कोई तरीक़ा नहीं है। और जिस तरह से फ़लस्तीन ने तनकीद की है इन ममालिक पर, ये बड़ी अफसोसनाक है, और फ़लस्तीन को कोई हक़ नहीं है कि इस तरह से बात करें। इनके आपस के इख्तलाफात नहीं ख़त्म होते फ़लस्तीन के, यानी एक तरफ हमास ने हुकूमत बनाई हुई है, एक तरफ फ़लस्तीनी क़यादत है, तो 2 हुकूमतें अलग अलग चल रही हैं, और ये हम पर तनकीद करते हैं। और इन्होंने गुस्से का इजहार तो किया ही, और इंटरव्यू में कहा कि हमें ऐसे हुकाम से कोई तवक्को नहीं, बातचीत की तवक्को हमें ऐसे हुकाम से नहीं जो कि अपने मकासद के लिए आलमी हिमायत हासिल करना चाहते हैं। इनकी, यानी फ़लस्तीनियों की खलीजी ममालिक की क़यादत पर इस कदर बुरे अंदाज में तनकीद बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये अल्फाज हैं शहज़ादा सुल्तान बिन बंदर के। अच्छा, अब मसला ये है कि सऊदी अरब में दिहाइयों से सऊदी अरब के रहने वालों के जहनों में, मीडिया के थ्रू, सऊदी अरब की क़यादत के थ्रू ये बात बिठा दी गई कि इसराइल सबसे बड़ा दुश्मन है। और हत्ता के BBC के जो सिक्योरिटी कॉरस्पॉन्डेंट हैं फ्रैंक गार्डनर, ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ये लिखते हैं कि मैं एक दफ़ा सऊदी अरब के एक इलाके असीर में गया, और वहाँ पर मेरी एक सऊदी से मुलाकात हुई, और उसने बड़ी संजीदगी से मुझे ये बात कही कि जी ये जो यहूदी हैं ये तो साल में एक दिन बच्चों का खून पीते हैं। तो इस कदर इनके जहनों में ये चीज़ बैठ गई थी, सऊदी अरब के लोगों के बिठा दी गई थी कि जी असल दुश्मन इसराइल है। लेकिन बहरहाल उतार चढ़ाव भी आया, हालात बदलते भी रहे, और अब हालात ये हैं कि सऊदी अरब हो या दीगर ममालिक हों, मैंने देखा इंटरनेशनली इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि इसराइल की वजारत ख़ारजा में औरतें बैठी हैं। वजारत ख़ारजा में एक औरत की मिसाल भी दी जो 40 साल पहले गई थी और इसराइल में। अच्छा, वो अरबी में फ़ेसबुक अकाउंट्स चला रही हैं, और लाखों की तादाद में अरब नौजवान हैं जिनसे इंटरेक्शन होता है।
और जिनसे अरबी ज़ुबान में इंटरेक्शन किया जाता है। तो अब ये एक जहन साजी हो रही है और आवाम को भी जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा है तमाम ममालिक में कि इसराइल के हवाले से अब वो नरमी से सोचें, नरम गोशा रखें। अब सऊदी अरब के बारे में ये है कि अभी उतना जहन नहीं बदला सऊदी अरब की आबादी का, लेकिन ये बात ज़रूर है, BBC ये लिखता है कि जितनी तेज़ी से शाही ख़ानदान या हुकूमत या मोहम्मद बिन सलमान चीज़ों को लेकर चल रहे हैं वो बहुत तेज़ है और आबादी अभी उतनी तेज़ी से नहीं सोच को बदल सकी। अब तारीख़ के हवाले भी सामने आते हैं कि एक वक्त ये भी आया कि जब फ़लस्तीन की तरफ से यासिर अरफ़ात की तरफ से इराक़ की हिमायत की गई, सद्दाम हुसैन की हिमायत की गई, तो इस पर सऊदी अरब बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था जब कुवैत का भी मामला हुआ था और ये जंग हुई थी, आपको याद ही होगा। तो उसमें ये भी हालात हुए कि कुवैत से जब इराक़ को शिकस्त हो गई, सद्दाम हुसैन को शिकस्त हो गई, तो कुवैत से तमाम फ़लस्तीनियों को निकाल दिया गया था और मिस्रियों को लाकर आबाद किया गया था। ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है और इस वजह से तारीख़ी तौर पर भी थोड़ा बहुत देखिए कहीं कहीं मसाइल आते रहे अरब दुनिया और फ़लस्तीन के दरमियान, लेकिन फिर भी आज से पहले तक ज़्यादातर ने फ़लस्तीन की हिमायत की। इसके अलावा अमन मंसूबे की अगर बात की जाए, सऊदी अरब के अमन मंसूबे की, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कब तक सऊदी अरब तस्लीम करेगा, तो उसके लिए एक चीज़ बैकग्राउंड में बता दूं कि 2002 में, मार्च 2002 में भी एक अमन मंसूबा सामने आया था और सऊदी अरब उसको लीड कर रहा था और उस वक्त वली अहद थे अब्दुल्ला, और इनके जो मुशीर बराए ख़ारजा अमूर थे वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा बन चुके हैं। अब उस वक्त मुशीर थे वली अहद के और आदिल अल जुबैर। अब उस वक्त भी 2002 में भी लोगों को कायल कर रहे थे कि ये अमन माहिदा बड़ा अच्छा है, अमन माहिदा बड़ा अच्छा है, और वो फिर अमन माहिदा जब सामने आया तो ये सोचा गया कि अब इसराइल को इतनी बड़ी ऑफ़र हो गई है कि यानी अब से 18 साल पहले अरब ममालिक ने इस चीज़ पर एग्री कर लिया, सऊदी अरब उसमें लीड कर रहा था कि अगर फ़लस्तीनियों के इलाके उनको वापस कर दिए जाएँ, नाजायज़ कब्ज़ा जो इसराइल ने किया है वो ख़त्म कर दिया जाए और आबादियाँ जो बनाई जा रही हैं इनको रोक दिया जाए और फ़लस्तीन को मशरक़ी यरूशलेम, बैतुल मक़दस का मशरक़ उनके हवाले कर दिया जाए, अलग रियासत दे दी जाए फ़लस्तीन को, तो इसराइल को तस्लीम कर लिया जाएगा, अमन हो जाएगा अरब ममालिक के साथ। अब कई जंगें हो चुकी, अरब ममालिक तस्लीम नहीं करते थे उस तरह इसराइल को, तो इसराइल के लिए बहुत बड़ी ऑफ़र थी। लेकिन इसके बावजूद ये हुआ कि इसराइल ने मज़ीद इलाके कब्ज़े में लेने शुरू कर दिए, फ़लस्तीनियों को मज़ीद मारा। उस वक्त के बाद से अब तक भी हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, कब्ज़े बेकब्ज़े होते रहे, इंटरनेशनल क़वानीन की इसराइल खिलाफ वर्जियाँ करता चला गया, कुछ नहीं हुआ। तो 18 साल उस चीज़ को भी गुजर गए। अब भी जब सऊदी अरब से बार बार सवाल हुआ तो कभी जर्मनी से इनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बयान आ गया, कभी शाह सलमान ख़ुद फ़ोन करके ट्रंप को कहते हैं, चूँकि ये भी होता है कि इमाम काबा सुदैस की तरफ से भी इस तरह की बातें आती हैं खुतबे में कि जिस तरह से कि जी इसराइल को तस्लीम करने के लिए जहन साजी हो रही है, तो फिर इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। तो सऊदी अरब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट यही दी कि वो 2002 का जो माहिदा है हम उसके मुताबिक ही इसराइल को तस्लीम करेंगे। तो फौरी तौर पर सऊदी अरब तस्लीम नहीं कर रहा, लेकिन जो करीब तरीन ममालिक हैं सऊदी अरब के वो हैं UAE और बहरीन। इन दोनों का तस्लीम करना इसराइल को हाल ही में ये इस तरफ इशारा है, और उससे भी ज़्यादा तस्लीम करना कि जो मिस्र और उर्दन अब से कई दिहाइयाँ पहले तस्लीम कर चुके, उससे भी आगे बढ़कर तस्लीम करना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि सऊदी अरब की इजाज़त ईमा के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सऊदी अरब के लिए अलबत्ता अभी तक मुश्किल है कि उनके लोगों की उस तरह जहन साजी नहीं हुई, फिर सऊदी अरब अगर मानता है तो प्रेशर भी आ सकता है। अब ये क्यों ममालिक मानना चाह रहे हैं, सऊदी अरब पर भी दबाव क्यों है, UAE क्यों मान चुका, बहरीन क्यों मान चुका इसराइल को, इसराइल क्यों इतना जोर लगा रहा है, अमेरिका क्यों इतना पुश कर रहा है, वो अमेरिका पर क्यों इतना दबाव डाल रहा है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को तस्लीम करवाया जाए। अमेरिका में ट्रंप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, यहूदी लॉबी को खुश करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने इसराइल को मनवा लिया, मैंने अमन करवा दिया, ये सब, और वहाँ से फिर उनको फंडिंग हो, दीगर काम हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो हैं यहूदी लॉबी, और ये हमेशा मजबूरी रही अमरीकी सदूर की। फिर इसराइल ये चाहता है कि वो इनके साथ मुआहदे करके इनको असलहा और इसके अलावा दिफाई सामान, टेक्नोलॉजी के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से चीज़ें एक्सपोर्ट करे, यानी इनसे पैसा बनाए अरब ममालिक से बहुत ज़्यादा, और फिर ये कि ईरान के ख़िलाफ़ भी इनको इस्तेमाल करें। अब क्यों ये इस्तेमाल हो रहे हैं ये ममालिक, चूँकि ईरान के ख़िलाफ़ ये इकट्ठे नज़र आते हैं। अब देखिए किस तरह से ये जो आलमी
ताकतें या साजिशें होती हैं ये कैसे आगे सोचते हैं, किस तरह मुसलमानों को तकसीम दर तकसीम करते हैं, और जो फॉल्ट लाइन्स होती हैं, जो आपस के इख्तलाफात होते हैं, उनको किस तरह बढ़ावा दिया जाता है और उनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जाता है। अब एक तरफ तुर्की और कतर को इकट्ठा एक ब्लॉक में रखा हुआ है, इसी तरह से ईरान और इराक़ को रखा हुआ है, और सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, ये ममालिक को रखा हुआ है, और इनके इंटरेस्ट आपस में क्लैश करवा दिए गए हैं। तो अब इनको एक दूसरे से लड़वा कर, एक दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ करवा कर, और उससे फिर फ़ायदा उठाया जाता है। तो अब यूएई ये चाहता है कि इसराइल से इस तरह के मुआहदे होंगे, इससे इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जो कि शुरू भी हो गई है, ईरान के ख़िलाफ़ होगी, और उससे असलहा भी हमें मिलेगा। अमेरिका ने वादा कर लिया कि लेटेस्ट तैयारे भी देगा, और ये हमारे फ़ायदे में होगा। तो ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं, यूएई, बहरीन हो। अब सऊदी अरब की जहाँ तक बात आ जाती है, तो सऊदी अरब पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, यही वजूहात की बिना पर जिस पर बाकी ममालिक ने माना, और इसराइल का यानी सबसे बड़ा टारगेट जो है वो सऊदी अरब ही है। तो जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त हो, महरम के बगैर आना जाना हो, सियाहत को ओपन करना हो, दीगर गेम्स करवानी है, औरतों के मुकाबले हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा जो माजी में सोचा भी नहीं जा सकता था, या ऐसा सोचा जाता था कि बड़ा वक्त लगेगा, वो काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो लिहाजा अब नज़र ये आ रहा है कि जितना सोचा जा रहा था, ये तो सबको नज़र आ रहा है कि वो वक्त आने वाला है, या उस तरफ चीज़ें मामला जा रहे हैं कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने वाला है। और ये तो सऊदी अरब के इंटेलिजेंस हो, मोसाद हो, उसके चीफ भी कह चुके हैं, इशारे दे चुके हैं, इंटरव्यूज़ दे चुके हैं कि जी कभी इनके वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के कहते हैं कि और अरब ममालिक भी हमें मानने वाले हैं, फिर कभी बात होती है, इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, इसराइल के मीडिया से इस तरह की बातें लीक की जाती हैं, मुलाकातों की, गुफ्तगू की, बैक चैनल्स की, ये सब बातें कही जाती हैं। तो ये ऐसे ही नहीं, ये लोगों के जहन बनाए जा रहे हैं। तो जितनी दूर समझा जा रहा था कि जी कुछ वक्त लगेगा, कई साल लग जाएंगे अभी, और कि वो पहले अमन मुआहदा आया था सऊदी अरब की तरफ से, अरब मालिक ने कहा और इसराइल ने चलो उसमें से कुछ भी तस्लीम नहीं किया, तो लिहाजा वो 18 साल इसमें गुजर गए। लेकिन अब 18 साल वाली कहानी तो नहीं नज़र आ रही, मौजूदा जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं। अब तो शायद कई साल का भी नहीं कह सकते, उससे भी बहुत कम वक्त रह गया है कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, जिस तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। और यही कहा जा रहा है, जिस तरह मैंने आपको इंटरव्यू का हवाला दिया, ये अब तक का सबसे अहम, सबसे बड़ा इशारा है सऊदी अरब की इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन सुतून की तरफ से ये बयानात आने। तो ये नज़र आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जी अब तक क्या अमन हो गया, अब तक क्या अमन हो गया, ये अमन के लिए बड़ा बेहतर है कि हालात बेहतर हों, हालात बेहतर हों। तो इसी तरह से चीज़ों को ले जाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही सऊदी अरब की तरफ से भी बाकायदा ऐलान हो सकता है इसराइल को मानने का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।